दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द नाइट एजेंट नाम की इस सीरीज के बारे में, जिसके अभी हमें 3 सेक्शन यानी 2 सेक्शन देखने को मिल चुके हैं और तीसरा भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट इसी महीने में है, बहुत नज़दीक है। तो पूरी जानकारी इस सीरीज के बारे में हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में आपको और जानकारी मैं बताता हूँ। द नाइट एजेंट मैथ्यू क्वर्क के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित शॉन रयान द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला शीर्षक भूमिका में गैब्रियल बेसो द्वारा अभिनीत 23 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। यह श्रृंखला अपने पहले 4 दिनों में नेटफ्लिक्स पर तीसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डेब्यू सीरीज बन गई और एक हफ्ते के भीतर इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत कर दिया गया। 1 महीने के भीतर यह स्ट्रीमिंग सेवा की छठी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली श्रृंखला बन गई। 3 अक्टूबर 2024 में दूसरे सीजन के प्रीमियर से पहले सीरीज को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 4 दूसरा सीजन 23 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाला है। 5 कथानक एफबीआई एजेंट पीटर सदरलैंड को संयुक्त राज्य सरकार के उच्चतम स्तरों पर एक जासूस के बारे में एक विशाल साजिश में शामिल किया गया है। देश को बचाने के लिए वह देशद्रोही की तलाश में बेताब हो जाता है, जबकि पूर्व टेक सीईओ रोज लार्किन को उन लोगों से बचाता है जिन्होंने उसकी चाची और चाचा की हत्या की थी। 6 कलाकार और पात्र। मुख्य गैब्रियल बासो, पीटर सदरलैंड, एक एफबीआई एजेंट जो व्हाइट हाउस में नाइट एक्शन टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम करता है। लुसियाने बुकानन, रोज लार्किन, एक युवा साइबर सुरक्षा उद्यमी और 2 नाइट एक्शन एजेंटों की भतीजी। फोला इवांसकिंगबोला, चेल्सी एरिंगटन, एक महत्वाकांक्षी अमेरिकी गुप्त सेवा एजेंट जो मैडी की सुरक्षा का नेतृत्व करती है। सारा डेसजार्डिन्स, मैडी रेडफील्ड के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बेटी। ईव हार्लो एलेन के रूप में सीजन 1, एक अप्रत्याशित हत्यारा जिसका दुखद अतीत है। फीनिक्स राय डेल, सीजन 1 के रूप में एक पेशेवर हिटमैन जो एलेन के साथ साझेदारी में है। एनरिक मर्सियानो, बेन अल्मोरा के रूप में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के निदेशक। डीबी वुडसाइड एरिक मोंक्स, सीजन 1 के रूप में एक अनुभवी अमेरिकी गुप्त सेवा एजेंट जिसे हाल ही में मैडी में नियुक्त किया गया है। हांग चाऊ, डायने फर्र, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ। पुनरावर्ती आंद्रे एंथनी कॉलिन, वाशिंगटन डीसी में बम विस्फोट का अपराधी। एंथनी ने कॉलिन के जुड़वां भाई मैटेओ का भी किरदार निभाया है। क्रिस्टोफर शायर, रेडफील्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति। टोबी लेविन्स ब्रिग्स, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट जो रेडफील्ड की गुप्तचर टीम का हिस्सा है। बेन कॉटन, विक, एक सरकारी ठेकेदार, टर्न लेक इंडस्ट्रीज के सीईओ। कैरी मैचेट, मिशेल ट्रेवर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति। एपिसोड श्रृंखला अवलोकन। मौसम एपिसोड मूलतः जारी। 10-23 मार्च 2023। 10-2-23 जनवरी 2025। 7 सीजन 1 2023। इस अनुभाग का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। कृपया अनावश्यक विवरणों को हटाकर और उन्हें अधिक संक्षिप्त बनाकर उन्हें बेहतर बनाने में मदद करें। अक्टूबर 2024। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। कुल संख्या। सीजन में न शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज की तारीख। एक कॉल, सेठ गॉर्डन टेलीप्ले, शॉन रयान 23 मार्च 2023। एफबीआई के विशेष एजेंट पीटर सदरलैंड ने डीसी मेट्रो पर हुए एक बम विस्फोट में अनगिनत नागरिकों को बचाया। 1 साल बाद वह व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ डायने फार के लिए एक ऐसे फोन की निगरानी के पद पर काम कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल गुप्त नाइट एजेंट प्रोग्राम द्वारा शायद ही कभी किया जाता है।
रोज लार्किन, एक पूर्व साइबर सुरक्षा सीईओ जो हाल ही में दिवालिया हो गई है, अपनी चाची और चाचा एम्मा और हेनरी कैंपबेल के साथ लाउराउन काउंटी, वर्जीनिया में रह रही है, जब उनके घर पर हमला होता है। दोनों के मारे जाने से पहले वे रोज को एक फ़ोन नंबर और कोड वर्ड देते हैं, जिस पर वह कॉल करती है और सदरलैंड से जुड़ जाती है। हत्यारे उस तक पहुंचने से पहले उसे स्थानीय पुलिस द्वारा बचा लिया जाता है। एफबीआई के उप निदेशक जेमी हॉकिंस की इच्छा के विरुद्ध सदरलैंड को फार द्वारा लार्किन को सुरक्षात्मक हिरासत में लेने का निर्देश सुरक्षित घर की ओर जाते समय हत्यारे उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे उनसे बच निकलने में सफल हो जाते हैं। सदरलैंड अपने अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी का इस्तेमाल कर एक व्यक्ति द्वारा पहनी गई अंगूठी की तस्वीर कैद करता है। अगले दिन फर की डीब्रीफिंग में लार्किन सदरलैंड की मौजूदगी का अनुरोध करती है, क्योंकि वह किसी और के साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी और फर और हॉकिंस को सच्चाई बताने में अनिच्छुक थी कि उसने अपनी चाची को व्हाइट हाउस में किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र करते हुए सुना था जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच हत्यारा जोरा डेल कैंपबेल को मारने वाले लोगों में से एक और एलेन विस्कॉन्सिन के रेसिन में एक उपनगरीय घर में घुस जाते हैं, उसके मालिक की हत्या कर देते हैं और एक छिपा हुआ बैग निकाल लेते हैं। 9-9 शैतान जिसे हम जानते हैं, मिलिसेंट शेल्टन मुनीस रशीद 23 मार्च 2023। बमबारी की रात रेडफील्ड ने फर को बुलाया और खुलासा किया कि उसने जेडर को मारने के लिए विक के साथ मिलकर हमला किया था, क्योंकि उसे लगता था कि वह एक आतंकवादी है और अगर वह चुना जाता है तो बाल्कन में विक की गतिविधियां खतरे में पड़ जाएंगी। ट्रेवर्स के प्रशासन और विरासत को खतरे में डालने के साथ अगर कुछ भी पता चल जाता है तो फर अनिच्छा से उनके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है। सदरलैंड और लार्किन बैकअप के आने से पहले डिपो से भाग जाते हैं और अपने गॉडफादर के साथ शरण लेते हैं। एरिंगटन मैडी को राष्ट्रपति ट्रेवर्स और सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर अल्मोरा के पास सच्चाई बताने के लिए ले जाने की योजना बनाता है, लेकिन उन्हें इसके बजाय वन ऑब्जर्वेटरी सर्कल में भेज दिया जाता है। विक, रेडफील्ड और फर अगले दिन जेडर पर दूसरे हमले की योजना बनाते हैं। जब वह अमेरिका पहुंचता है, लार्किन एलेन के सेल को हैक करता है, नाइट एक्शन ऑफिस के अंदर ली गई फाइलों और दस्तावेजों की छवियों की खोज करता है। उन्हें पता चलता है कि फर ने तस्वीरें ली है और सबूत जिम को भेज देते हैं। लार्किन, एरिंगटन, मैडी और सदरलैंड का अनुमान है कि जेडार कैंप डेविड में राष्ट्रपति से मिल रहा है और विक संभवतः रेडफील्ड को ऊपर उठाने के लिए ट्रेवर्स को भी मारने का इरादा रखता है, जो तब क्षमा जारी कर सकता है। जब फार को पता चलता है कि ट्रेवर्स भी खतरे में है, तो वह उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है, यह खुलासा करते हुए कि उसे इस विकास के बारे में पता नहीं था क्योंकि रेडफील्ड और विक ने उसे बाहर कर दिया था। 10-10 पिता मिलिसेंट शेल्टन सेट फिशर 23 मार्च 2023। एरिंगटन और मैडी रेडफील्ड के साथ मरीन 2 पर कैंप डेविड के लिए उड़ान भरते हैं। रेडफील्ड खुद को और मैडी को एक तहखाने के पैनिक रूम में बंद कर लेता है और उससे कहता है कि वह सोचता है कि जेडर का साथ देने के कारण ट्रेवर्स दुश्मन है। वह प्रेस को सच बताने की धमकी देती है और वह उसे बाहर जाने देता है, यह मानते हुए कि हत्या के प्रयास में वह मारा जाएगा। फार अपने पद का इस्तेमाल करके सदरलैंड और लार्किन को कैंप डेविड में घुसने देता है। वह अल्मोरा को ट्रेवर्स के लिए खतरे से आगाह करती है, लेकिन ब्रिग्स, जो विक के लिए काम करने वाला एक दुष्ट सीक्रेट सर्विस एजेंट है, अल्मोरा को मार देता है और फार को गोली मार देता है। सदरलैंड और एरिंगटन को पता चलता है कि 2 बम लगाए गए हैं। एरिंगटन एक दुष्ट एजेंट को मारता है, एक बम ढूंढता है और लॉरेल हाउस को खाली कर देता है। अमेरिकी मरीन और सीक्रेट सर्विस द्वारा पीछा किए जाने पर वह ट्रेवर्स की सुरक्षा को रोकने में सफल हो जाता है और हेलीकॉप्टर के फटने से ठीक पहले उसे बोर्डिंग से रोक देता है। बदला लेने के बजाय लार्किन फर को जीवित रखता है ताकि वह मुकदमे का सामना कर सके और जेल में मर सके। रेडफील्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है,
मैडी उसके खिलाफ मुकदमे में गवाही देने के लिए सहमत हो जाती है। विक देश से भाग जाता है। एरिंगटन से उसके नए बॉस ने पूछा कि क्या वह ट्रेवर्स की सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा में रहना चाहेगी, और वह मान जाती है। ट्रेवर्स सदरलैंड को उसके पिता के अपराध के निर्णायक सबूत देता है, लेकिन यह बताता है कि वह एक डबल एजेंट बनने की योजना बना रहा था और उसकी हत्या कर दी गई थी, न कि कार दुर्घटना में, जैसा कि बताया गया था। वह उसे कार्यक्रम में एक पूर्ण नाइट एजेंट बनने के लिए भर्ती करती है। अब लार्किन के साथ रिश्ते में, वह बाद में अपने पहले मिशन पर ज्वाइंट बेस एंड्रयूज से प्रस्थान करता है। 2 साल पहले हत्यारे आंद्रेज पावेलिक को मार देते हैं, लेकिन डेल अपनी अंगूठी रख लेता है। सदरलैंड लार्किन को ड्राइव के साथ व्हाइट हाउस ले जाने से मना कर देता है और उसे अपने स्टेट ट्रूपर दोस्त सिस्को की सुरक्षा में छोड़ने का फैसला करता है, जबकि वह कागजी प्रतियों के साथ अकेला वहां जाता है। वह रेडफील्ड के टर्न लेक और उसके सीईओ गॉर्डन विक से संबंध के बारे में फार को बताता है, लेकिन जब वह लार्किन के एक ट्रूपर के साथ होने की जानकारी का संकेत देती है, यह जानकारी उसने नहीं दी थी, तो वह अनुमान लगाता है कि वह इसमें शामिल है। फार चिंतित होकर विक को बुलाता है और उसे लार्किन को मारने का निर्देश देता है। सदरलैंड उसे और सिस्को को भागने की चेतावनी देती है। फार सदरलैंड की गिरफ्तारी का आदेश देता है, लेकिन वह एक गुप्त सुरंग के माध्यम से व्हाइट हाउस से बाल-बाल बच निकलता है। सिस्को लार्किन को छोड़ देता है। दोनों सदरलैंड के गॉडफादर की नाव में शरण लेते हैं, जहां लार्किन उसके घावों का इलाज करता है। एरिंगटन और मोंक्स अपहरण की जांच जारी रखते हैं। फर और रेडफील्ड साजिश में अपनी भागीदारी को लेकर बहस करते हैं, और वह रेडफील्ड को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहती है, जहां वह मैडी के लापता होने के मुख्य संदिग्ध के रूप में सदरलैंड का नाम गलत तरीके से बताता है। साथ-साथ सबसे अच्छा ठंडा परोसा गया एडम आर्किन टिफनी शोहो 23 मार्च 2023। फ्लैशबैक में मैडी की छोटी बहन साराह परिवार के पूल में डूब गई, जो उसके पिता की लापरवाही के कारण हुआ था, लेकिन उसने उसके लिए उसे दोषी ठहराया। एरिंगटन और मोंक्स एक पर्यावरणवादी समूह की जांच करते हैं, जिसमें मैडी की कला शिक्षिका शामिल थी। एक सहकर्मी अपने सहयोगी, जिसने मैडी का अपहरण किया था, की पहचान माटेओ नाम के एक व्यक्ति के रूप में करता है। माटेओ मांग करता है कि रेडफील्ड 2 दिनों में मेट्रो बम विस्फोट की साजिश रचने की बात कबूल करे, अन्यथा मैडी को मार दिया जाएगा। 3 देशद्रोही षड्यंत्रकारी, विक, फार और उपाध्यक्ष रेडफील्ड, चर्चा करते हैं कि कैसे मैडी विस्कॉन्सिन से हत्यारों द्वारा प्राप्त नैनी कैम फुटेज को लीक करके अपने पिता को सार्वजनिक रूप से बर्बाद करने की योजना बना रही थी। फुटेज में उसे 13 वर्षीय मैडी पर हमला करते हुए दिखाया गया है, जब वह सारा की मौत के लिए दोषी ठहराए जाने से इनकार करती है। फर और विक तथा स्वतंत्र रूप से सदरलैंड और लार्किन, मैटियो की पहचान कॉलिन वर्ली के रूप में करते हैं, जो टर्न लेक का भूतपूर्व कर्मचारी और मेट्रो बम बनाने वाला था, जिसे कानूनी तौर पर मृत माना जाता है। एरिंगटन और मोंक्स सदरलैंड के गॉडफादर जिम, जो बाल्टीमोर सन के रिपोर्टर है, का साक्षात्कार करते हैं और हाउसबोट पर उनकी और उनके गॉडसन की तस्वीर देखकर पीटर और रोज को डॉक पर ट्रैक करते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। 8-8 रिडक्स, एडम आर्किन राचेल वुल्फ 23 मार्च 2023। यह पता चलता है कि मेट्रो बम विस्फोट के बाद अपने ट्रैक को छिपाने के लिए टर्न लेक ने गलती से कॉलिन वर्ली के जुड़वां भाई मैटेओ को मार दिया था, और कॉलिन ने भागने से पहले उसकी पहचान ग्रहण कर ली थी। सदरलैंड और लार्किन अपने निष्कर्षों पर एरिंगटन और मोंक्स के साथ चर्चा करते हैं, जो दूसरे हमले की संभावना के कारण अनिच्छा से आगे की जांच करने के लिए सहमत होते हैं। एरिंगटन ने मेट्रो बम विस्फोट के दिन का खुलासा किया कि वह पीआईएफ नेता उमर जद्र की रखवाली कर रही थी, जो ट्रेवर्स प्रशासन के किसी व्यक्ति से मिल रहा था और उसका कोडनेम ऑस्प्रे है। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि वह विफल बमबारी का इच्छित लक्ष्य था। सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रेवर्स बाल्कन में लोकतंत्र के लिए सहयोगी के रूप में जद्र के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जिसका रेडफील्ड विरोध करता है। मैडी चुपके से अपने सेल की ड्राइवॉल के पीछे धातु पर
एक नंबर खोज लेती है और वर्ली को फिरौती का एक और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मना लेती है, जिसे सीधे उसके पिता को भेजा जा सके। हालांकि वह उसे एरिंगटन का सेल नंबर देती है और जानकारी को गुप्त रूप से बताने के लिए एक विजुअल कोर का उपयोग करती है। टीम उसे शिपिंग कंटेनर डिपो तक ट्रैक करने में सक्षम है। वे मैडी को बचा लेते हैं, लेकिन वर्ली और मोंक्स को एलेन द्वारा मार दिया जाता है, जो समूह का पीछा कर रही थी। लार्किन ने एलेन को क्रेन से धक्का देकर मार डाला। फ्लैशबैक में आंतरिक तोड़फोड़ के कारण लार्किन के कई हाई प्रोफाइल ग्राहकों को हैक कर लिया जाता है। वह डेल का चेहरा देखने के बारे में डीब्रीफ में झूठ बोलती है और उसे सीक्रेट सर्विस सुरक्षा के तहत एक होटल में भेज दिया जाता है। हॉकिंस ने खुलासा किया कि कैंपबेल्स ने काउंटर इंटेलिजेंस में काम किया था। सदरलैंड अंगूठी के प्रतीक को हाउस ऑफ कराडो डेविक से मिलाता है। उसे यह भी पता चलता है कि हॉकिंस कैंपबेल्स का पूर्व हैंडलर था और फार उसे उनके केस इतिहास की समीक्षा करने का निर्देश देता है। हत्यारे जो बैग ले गए उसमें एक भरवां खिलौना नैनी कैम है। डेल को उनके नियोक्ताओं का फोन आता है, जो लार्किन के ठिकाने के बारे में जानते हैं और उसे खत्म करना चाहते हैं। सदरलैंड होटल पहुंचता है, लेकिन देखता है कि सीक्रेट सर्विस एजेंट जा चुके हैं। वह लार्किन को निकालता है। सदरलैंड और लार्किन कैंपबेल निवास पर फिर से आते हैं और उन्हें याद आता है कि उन्होंने उन्हें कोरनेम ओस्प्रे के बारे में बात करते हुए सुना था, जिसमें 7 दिन बचे हैं और जंगल में ड्राइव का उल्लेख था। यह अनुमान लगाते हुए कि इसका मतलब हार्ड ड्राइव है, वह और सदरलैंड अपने चाचा के वुडलैंड केबिन में जाते हैं। सदरलैंड को एक छिपी हुई हार्ड ड्राइव मिलती है, लेकिन इसमें एन्क्रिप्शन है जिसे लार्किन पार नहीं कर सकता। सदरलैंड ने देखा कि फाइल का नाम डीसी मेट्रो बम विस्फोट में लक्षित ट्रेन के नंबर से मेल खाता है। हॉकिंस हत्यारों के ग्राहकों में से एक से मिलता है, लेकिन उसकी चुप्पी के कारण उसे मार दिया जाता है। फर को उसकी मौत की सूचना दी जाती है और वह उस जगह जाता है जहां उसका शव एक खेत में फेंका गया था। 3-3 द जूकीपर, गाय फेयरलैंड, मुनीस रशीद और शॉन रयान। 23 मार्च 2023। राष्ट्रपति मिशेल ट्रेवर्स को हॉकिंस की मौत की जांच के बारे में जानकारी दी जाती है और हत्यारों के ग्राहकों में से एक के बारे में पता चलता है कि वह उपराष्ट्रपति एशले रेडफील्ड है। फर राष्ट्रपति से यह बताने की मांग करती है कि नाइट एक्शन में कैंपबेल किस तरह शामिल थे। सदरलैंड फर को अपने निजी सेल फोन पर कॉल करती है ताकि लार्किन को लाने की व्यवस्था की जा सके। जब वे गुप्त रूप से हत्यारों को केबिन में आते हुए देखते हैं, तो लार्किन सदरलैंड को साफ-साफ बता देती है कि फर ही वह गद्दार है जिसके बारे में कैंपबेल ने चेतावनी दी थी। ड्राइव को क्रैक करने के लिए उन्नत कंप्यूटर की आवश्यकता होने पर सदरलैंड व्हाइट हाउस लौटता है और दावा करता है कि लार्किन उससे भाग गया था। फिर वह चुपके से एक रिमोट कनेक्शन सेट करता है, जिससे वह सामग्री को डिक्रिप्ट होने के बाद डाउनलोड कर सकती है और मूल को मिटा सकती है। फर को यह पता चलता है और वह सदरलैंड से भिड़ जाती है, लेकिन उन्हें मारने की कोशिश करने से इनकार करती है। वह बताती है कि राष्ट्रपति मेट्रो बम विस्फोट और इसमें शामिल व्हाइट हाउस के एक संभावित जासूस की जांच करने के लिए कैंपबेल का इस्तेमाल कर रहे थे। लार्किन की सलाह को अनदेखा करना जारी रखते हुए सदरलैंड फर पर भरोसा करती है और उसे अपने साथ ले आती है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में दूसरी बेटी मैडी रेडफील्ड की सुरक्षा करने वाली सीक्रेट सर्विस एजेंट चेल्सी एरिंगटन को एरिक मोंक्स नामक एक नया साथी सौंपा गया है। पिछले राष्ट्रपति को बचाने के दौरान गोली लगने के बाद सक्रिय ड्यूटी पर लौटने पर वह शिफ्ट की पहली रात एक गलती करता है। एरिंगटन अपनी टीम में अपने काम पर सवाल उठाती है। मैडी के कला शिक्षक का मेट्रो बम विस्फोट के अपराधी से संबंध होने का पता चलता है। 4-4 केवल आंखों के लिए, रमा मोसले सेट फिशर। 23 मार्च 2023। लार्किन को हार्ड ड्राइव पर कई चीजें मिलती है, जिसमें बिल्डिंग ब्लूप्रिंट, डीसी के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और ड्राइव पर पीपुल्स इंडिपेंडेंस फ्रंट (पीआईएफ) के बारे में दस्तावेज शामिल है,
जो एक कट्टरपंथी बाल्कन राजनीतिक संगठन है जिसे मेट्रो बमबारी के लिए दोषी ठहराया गया है। फार के फोन पर स्पाईवेयर पाया जाता है जो बताता है कि सदरलैंड और लार्किन को कैसे ट्रैक किया गया था। लार्किन अनिच्छा से फार के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है और सदरलैंड के साथ ड्राइव पर मिले पते पर जाता है। वे कैंपबेल के पुराने दोस्त लोर्ना से मिलते हैं जिसने उन्हें खुफिया जानकारी जुटाने में मदद की थी, विशेष रूप से वाशिंगटन डीसी के आसपास की इमारतों और बुनियादी ढांचे के ब्लूप्रिंट। वह निर्धारित करती है कि मेट्रो बमबारी में सदरलैंड के हस्तक्षेप ने सही लक्ष्य को नष्ट होने से रोक दिया। डेल और एलेन को रेडफील्ड द्वारा लोर्ना के घर भेजा जाता है और उसे मारने से पहले उससे जानकारी लेने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है। ड्राइव पर लगे सीसीटीवी की समीक्षा करते हुए सदरलैंड ने कई वीडियो में एरिंगटन को देखा जिससे यह अनुमान लगाया गया कि मेट्रो बम विस्फोट उसके आरोप पर हत्या का प्रयास हो सकता है। 5-5 द मैरियोनेट गाय फेयरलैंड कोरी डेशोन 23 मार्च 2023। सदरलैंड ने एरिंगटन से पूछा कि वह बमबारी के दिन किसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन उसे निर्देश दिया गया कि वह मैडी के अलावा कोई अन्य जानकारी न दे। लार्किन ने अंगूठी की छवि की आगे जांच की। हेराल्ड्री को सर्बियाई पावेलिक परिवार, मृत युगोस्लाव शाही परिवार के रिश्तेदारों से जोड़ा। आंद्रेज पावेलिक, एक विधानसभा सदस्य, हाल ही में मोंटेनेग्रो में गायब हो गया और एक संदिग्ध का पुलिस स्केच डेल से मेल खाता है। सदरलैंड हॉकिंस की विधवा से मिलने जाती है जो बताती है कि उसके पति को हमेशा मेट्रो बमबारी में पीआईएफ की कथित संलिप्तता पर संदेह था। इसके बजाय वह मानता था कि सरकारी ठेकेदार टर्न लेक इंडस्ट्रीज इसके लिए जिम्मेदार थी। लार्किन के पास लौटने पर वह बताती है कि पावेलिक बाल्कन में काले ऑपरेशन करने वाले अमेरिकी ठेकेदारों के खिलाफ अभियान चला रहा था और उसने टर्न लेक का नाम लिया। वह एफईसी वेबसाइट के माध्यम से यह भी पता लगाती है कि वे उपराष्ट्रपति रेडफील्ड के एक प्रमुख राजनीतिक दाता है। राष्ट्रपति ट्रेवर सदरलैंड और लार्किन को व्हाइट हाउस में रिपोर्ट करने का आदेश देते हैं। मैडी अपने कला शिक्षक के साथ एक रिश्ता शुरू करती है और उससे मिलने के लिए अपने विवरण से भाग जाती है। हालांकि उसका सहयोगी मेट्रो बम विस्फोट में शामिल उसे मार देता है और एरिंगटन और मोंक्स के पहुंचने से पहले ही मैडी का अपहरण कर लेता है। लुई गैब्रियल बासो III एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी और 2010 से 2013 तक उन्होंने शोटाइम सीरीज द बिग सी में एक नियमित भूमिका निभाई थी। फिल्म में उन्होंने 2011 की साइंस फिक्शन फिल्म सुपर 8 और 2013 की कॉमेडी ड्रामा द किंग्स ऑफ समर में अभिनय किया। 2020 में उन्होंने ड्रामा हिलबिली एलेजी में जेडी वेंस का किरदार निभाया और 2023 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर सीरीज द नाइट एजेंट में शीर्षक भूमिका निभानी शुरू की। प्रारंभिक जीवन। बासो का जन्म सेंट लुइस, मिसौरी में मार्सी और लुइस जे. बासो के बेटे के रूप में हुआ था। 1-2 उन्हें अपनी 2 बहनों, अभिनेत्रियों अलेक्जेंड्रिया और एनालीज बासो के साथ घर पर ही पढ़ाया गया था। उनका परिवार सेंट चार्ल्स, मिसौरी में ग्रेस डॉक्ट्रिन चर्च में जाता था। अभिनय में आने से पहले बासो शुरू में एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे। 3 आजीविका। 2007 की शुरुआत में सेंट लुइस में रहते हुए बासो ने 2 फीचर फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। मीट बिल, जिसमें आरोन एकहार्ट ने अभिनय किया था, और एलिस अपसाइड डाउन, जिसमें एलिसन स्टोनर ने अभिनय किया था। बासो की बड़ी बहन एलेक्जेंड्रा ने भी बाद वाली फिल्म में भूमिका निभाई थी। बाद में वह अपनी मां और बहनों के साथ लॉस एंजल्स चले गए। 4 उन्हें वहां अपने पहले सप्ताह में प्रतिनिधित्व मिला। डेलीमोशन किड्स वेब सीरीज घोस्ट टाउन में मुख्य भूमिका हासिल की। 5-6 बासो ने निकेलोडियन के आई कार्ली और एबीसी के द मिडल जैसी लोकप्रिय सीरीज में कई टेलीविजन अतिथि भूमिकाएं निभाई है। 2010 से 2013 तक उन्होंने शोटाइम कॉमेडी सीरीज द बिग सी में एक नियमित भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एडम जेमिसन की भूमिका निभाई,
जो लॉरा लिनी द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार का बेटा था। इसके बाद उन्होंने जॉन गुडमैन और क्लिंट हॉवर्ड अभिनीत स्वतंत्र फिल्म अलबामा मून 2009 में हेल मिशेल की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन टिम मैककेनलीज ने किया और यह वॉटकी के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास पर आधारित थी। बेसो जे अब्राम्स की साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म सुपर 8 2011 और जॉर्डन वोग्ट रॉबर्ट्स की कॉमेडी ड्रामा द किंग्स ऑफ समर 2013 में दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर 2013 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 7 इसके बाद वह काइल न्यूमैन की एक्शन कॉमेडी बेयरली लेथल 2015 में हैली स्टेनफेल्ड और डोव कैमरून के साथ दिखाई दिए। 8 सितंबर 2014 में वह टॉम हैंक्स के साथ मेग रयान की निर्देशन वाली पहली फिल्म इथाका के कलाकारों में शामिल हुए। 9 बेसो कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म द होल ट्रूथ 2016 में भी दिखाई दिए, जिसे कर्टनी हंट ने निर्देशित किया। सितंबर 2021 में बासो को मौली सूर्या द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स की एक्शन थ्रिलर फिल्म ट्रिगर वार्निंग के कलाकारों में जोड़ा गया था। 11 नवंबर 2021 में उन्हें नेटफ्लिक्स पर लुसियन बुकानन के साथ राजनीतिक साजिश थ्रिलर श्रृंखला द नाइट एजेंट का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया गया था, जिसे शॉन रयान द्वारा बनाया गया था और यह लेखक मैथ्यू क्वर्क के 2019 न्यूयॉर्क टाइम्स के इसी नाम के बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित था। 12 2022 में वह रेनी हार्लिन की द स्ट्रेंजर्स ट्रिलॉजी के कलाकारों में शामिल हुए। 13 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2007 बिल से मिलिए कैंसर से पीड़ित बच्चा अमान्य एलिस अस्त व्यस्त सहपाठी बटा थिएटर क्लब सदस्य अमान्य 2009 अलबामा मून हेल मिशेल 2011 सुपर 8 मार्टिन रीड 2013 ग्रीष्म ऋतु के राजा पैट्रिक कीनन 2014 मधुमक्खी का छत्ता एडम गोल्डस्टीन 2015 बमुश्किल घातक गूच इथाका टोबी जॉर्ज ज्वार की शारीरिक रचना काइल वॉटरमैन 2016 अमेरिकी पहलवान जादूगर जिमी पीटरसन पूरा सच माइक लेसिटर 2020 हिलबिल्ली एलेजी जेडी वेंस 14 2024 अजनबी अध्याय 1 ग्रेगरी ट्रिगर चेतावनी माइक जूरी सदस्य 2 जेम्स सिथे टीबीए कैथरीन बिगेलो की शीर्षकहीन फिल्म टीबीए डाक उत्पादन टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2009 कोई वक्तव्य नहीं बनाया नकली फ्रेडी एपिसोड आई लुक अलाइक ईस्टविक इलियट एपिसोड मैजिक स्नो और खौफनाक जीन 2010 मध्य रोडनी ग्लॉसन एपिसोड पड़ोसी डरा हुआ श्रेकलेस किशोरनन 1 आवाज टेलीविजन लघु 2010 से 2013 द बिग सी एडम जेमिसन 40 एपिसोड 2011 आरएल स्टाइन की द हॉन्टिंग आवर द सीरीज टेडी एपिसोड लाइट्स आउट 2012 धारणा बिली मिशेल एपिसोड किलिमंजारो 2014 लाल सरक ब्रायन रोजर्स एपिसोड सूर्य का फंदा 2023 वर्तमान रात्रि एजेंट पीटर सदरलैंड मुख्य भूमिका 24 दिसंबर 2020 को यह घोषणा की गई थी कि सोनी पिक्चर्स टेलीविजन मैथ्यू क्वर्क के उपन्यास द नाइट एजेंट के टीवी श्रृंखला रूपांतरण का निर्माण करेगा, जिसके लेखक शॉन रयान होंगे। 21 जुलाई 2021 को श्रृंखला को नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, जिसमें सेठ गॉर्डन पायलट का निर्देशन करने और रयान, मार्नी होचमैन, जूलिया गुन, जेम्स वेंडरबिल्ट, विलियम शेराक, पॉल नेन्स्टीन, निकोल टोसो और डेविड ब्यूबेरे के साथ 10 एपिसोड श्रृंखला का निर्माण करने के लिए तैयार थे। 29 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स ने इसे 10 एपिसोड के दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। 8 अक्टूबर 2024 को दूसरे सीजन के प्रीमियर से पहले नेटफ्लिक्स ने श्रृंखला को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। 4 ढलाई 22 नवंबर 2021 को गैब्रियल बेसो और लुसियन बुकानन को सीरीज में कास्ट किया गया। 1 फरवरी 2022 को हांग चाऊ, डीबी वुडसाइड, फोला इवांसकिंगबोला, ईव हार्लो, फीनिक्स राय, एनरिक मुर्सियानो
और सारा डेसजार्डिन नियमित रूप से कलाकारों में शामिल हुए। 11-24 फरवरी 2023 को कारी मैचेट एक आवर्ती भूमिका में शामिल हुई। 12-8 दिसंबर 2023 को अमांडा वॉरेन को दूसरे सीजन के लिए एक नियमित श्रृंखला के रूप में चुना गया। 13-11 जनवरी 2024 को बर्टो कोलोन, लुइस हर्थम और एरियन मैंडी नई श्रृंखला के नियमित रूप से कलाकारों में शामिल हुए। 14-16 फरवरी 2024 को माइकल मालार्की और कीन अलेक्जेंडर को नई सीरीज के नियमित कलाकारों के रूप में चुना गया, जबकि नवीद नेगाहबान और रॉब हीप्स दूसरे सीजन के लिए आवर्ती क्षमताओं में कलाकारों में शामिल हुए। 15-26 मार्च 2024 को मारवान केंजारी, एलिस किबलर और डिक्रान तुलाइन दूसरे सीजन के लिए अतिथि भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए। 16-19 नवंबर 2024 को जेनेसिस रोड्रिग्ज को तीसरे सीजन के लिए एक सीरीज के नियमित कलाकार के रूप में चुना गया। 17-13 दिसंबर 2024 को डेविड लियोन, जेनिफर मॉरिसन, स्टीफन मोयर और कैलम विंसन नई सीरीज के नियमित कलाकारों के रूप में कलाकारों में शामिल हुए, जबकि सूरज शर्मा तीसरे सीजन के लिए एक आवर्ती भूमिका में शामिल हुए। 18 फिल्माने पहला सीजन कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में फिल्माया गया था, जिसमें वाशिंगटन डीसी के लिए वैंकूवर शहर खड़ा था। 19-20 दूसरे सीजन के लिए फिल्मांकन 5 फरवरी 2024 को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ, थाईलैंड और वाशिंगटन डीसी में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ। 21-17 जून 2024 को घोषणा की गई कि दूसरे सीजन का फिल्मांकन समाप्त हो गया था। 22 मुक्त करना द नाइट एजेंट का पहला सीजन 23 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। दूसरे सीजन का प्रीमियर 23 जनवरी 2025 को होने वाला है। 5 स्वागत दर्शकों की संख्या नेटफ्लिक्स के अनुसार सीरीज को पहले 4 दिनों में दुनिया भर में 168.71 मिलियन घंटे देखा गया, जो किसी नई सीरीज के लिए तीसरा सबसे ज्यादा है। 23 अपने दूसरे हफ्ते में इसने 216.4 मिलियन घंटे देखे। 24 अपने तीसरे हफ्ते में इसने 130.48 मिलियन घंटे देखे और कुल 515.57 मिलियन घंटे देखे जाने के साथ स्ट्रीमर की नवीं सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई। 25 दिनों तक इसने कुल 605.62 मिलियन घंटे अर्जित किए, जो स्ट्रीमर की छठी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई। 3 अपनी रिलीज और जून 2023 के बीच सीरीज को कुल 812.1 मिलियन घंटे देखा गया, जो उस समयावधि में किसी भी नेटफ्लिक्स मूल से सबसे अधिक है। 26 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज ने 31 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 74% अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है, समुद्र तट पर पढ़ने के लिए बढ़िया और उतनी ही भूलने वाली, द नाइट एजेंट एक नियमित जासूसी थ्रिलर है जिसे सराहनीय बहादुरी के साथ बताया गया है। 27 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 13 आलोचकों के आधार पर 100 में से 68 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 28 द गार्जियन की लूसी मैंगन ने शो को 5 में से 4 स्टार दिए। उन्होंने लिखा, यह एक प्रेरक, शानदार से भी शानदार मनोरंजन है, जिसमें हर हेयरपिन मोड़ को बखूबी पेश किया गया है। बेहतरीन प्रदर्शन है, खासकर बासों का, जो आसानी से एक नोट वाले हिस्से से 2 या 3 नोट्स निकाल रहा है। 29 न्यूयॉर्क टाइम्स में द नाइट एजेंट और रैबिट होल की तुलना करते हुए माइक हेल लिखते हैं, दोनों नए शो बहुत ही मजेदार, पागलपन भरे अविश्वसनीय है। नाइट एजेंट मांसौरालू के स्तर पर अधिक है, लेकिन यह दर्शकों को पर्याप्त रूप से चिढ़ाने वाले अंदाज में बांधे रखता है ताकि इस शैली के कट्टर प्रशंसकों को इसके 10 एपिसोड के माध्यम से बांधे रखा जा सके। 30 पुरस्कार वर्ष ए वर्ग नामांकित व्यक्ति परिणाम संदर्भ एस्ट्रा टीवी पुरस्कार 2024 स्ट्रीमिंग सीरीज ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सारा डेसजार्डिन्स मनोनीत। 31
क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड्स 2024 सर्वश्रेष्ठ एक्शन सीरीज, सीमित सीरीज या टीवी के लिए बनी फिल्म रात्रि एजेंट मनोनीत 32। सर्वश्रेष्ठ एक्शन सीरीज, सीमित सीरीज या टीवी के लिए बनी फिल्म गैब्रियल बासो मनोनीत। एक्शन सीरीज, लिमिटेड सीरीज या टीवी के लिए बनी मूवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लुसियाने बुकानन मनोनीत। हॉलीवुड प्रोफेशनल एसोसिएशन 2023 उत्कृष्ट सहायक दृश्य प्रभाव, एपिसोड या सीरीज सीजन ग्रांट मिलर, हल्लाना बारबोसा, पियर्सन बेलेमारे, मारिया ओसानोवा, बेन स्टोम्स मनोनीत 33। पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स 2024 वर्ष का सबसे मनोरंजक शो रात्रि एजेंट। फोला इवांसकिंगबोला, सुन्ना बटा, KINBOL बटा, एक ब्रिटिश अभिनेत्री है। उन्हें फ्री फॉर्म सीरीज सायरन में मैडी बिशप और नेटफ्लिक्स सीरीज द नाइट एजेंट में यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस स्पेशल एजेंट चेल्सी एरिंगटन जैसी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अन्य क्रेडिट में होल्बी सिटी 2014, डेथ इन पैराडाइज 2016, गेम ऑफ थ्रोन्स 2016, ब्लैक मिरर एपिसोड स्ट्राइकिंग वाइपर्स 2019 और 10% 2022 शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। इवांस अकिंगबोला का जन्म लंदन में हुआ था। उनकी मां गिलियन इवांस एक अंग्रेजी मानवविज्ञानी थीं और पिता सोला अकिंगबोला बैंड जमीरोक्वाई के नाइजीरियाई संगीतकार थे। उनका पालन पोषण बरमोंडे में हुआ। और उन्होंने डुल्विच के एलेन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। 2012 में छठी कक्षा से स्नातक किया। उन्होंने नेशनल यूथ थिएटर में अभिनय प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाद में उन्होंने आइडेंटिटी स्कूल ऑफ एक्टिंग में अभिनेता प्रशिक्षण फिर से शुरू किया। 3. आजीविका। पेशेवर रूप से अभिनय करने से पहले इवांस अकिंगबोला ने एक मॉडल के रूप में काम किया। 4. उनकी पहली अभिनय क्रेडिट BBC सीरीज होल्बी सिटी 2014 के लिए थी। 5. BBC सीरीज डेथ इन पैराडाइज में दिखाई देने के दौरान। 5. इवांस अकिंगबोला को लोकप्रिय HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में कास्ट किया गया। 6. 2016 में सीजन 6 के दौरान खल मोरो की दूसरी पत्नी के रूप में। 4. 2017 से वह सायरन में मुख्य किरदार में थीं। 6. जिसमें उन्होंने समुद्री जीवविज्ञानी मैरलिन बिशप की भूमिका निभाई थी। उन्होंने ग्रैंडमाज 80वें सरप्राइज नामक एक लघु फिल्म का निर्देशन, सहलेखन और निर्माण भी किया है और असैसिन्स क्रीड वीडियो गेम के लिए वॉइस ओवर का काम किया है। 6. नेटफ्लिक्स के ब्लैक मिरर के लिए। 6. वह 2019 के एपिसोड स्ट्राइकिंग वाइपर्स में मैरिएला के रूप में दिखाई दी, जो कार्ल याह्या अब्दुलमतीन द्वितीय द्वारा अभिनीत सहनायक को डेट करने वाली एक युवा मिलेनियल महिला है, लेकिन घटनाओं से पता चलता है कि कार्ल के साथ उसका रिश्ता काफी उथला है। 7. इवांस अकिंगबोला ने 2023 नेटफ्लिक्स सीरीज द नाइट एजेंट में स्पेशल एजेंट चेल्सी एरिंगटन की भूमिका निभाई। 1. व्यक्तिगत जीवन। इवांस अकिंगबोला कनाडाई अभिनेता कर्टिस लूम के साथ रिश्ते में है। दोनों ने सायरन 2018 से 2020 में साथ काम किया और दोनों द नाइट एजेंट के 2023 सीजन में दिखाई दिए। 2022 में उनकी सगाई हुई। फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2014 कम उम्र वाले व्यक्ति रीन बिना श्रेय एपिसोड लिंक्स। 2014 होल्बी सिटी अमानी कलंजो एपिसोड ट्रू कलर्स। 2016 स्वर्ग में मृत्यु रोजी फैब्रिस 4 एपिसोड। 2016 गेम ऑफ थ्रोन्स मोरो की पत्नी 2 एपिसोड। 2016 भोर पकलन टीवी फिल्म। 2017 एक अमेरिकी भूत भगाने एंजेलिका फीचर फिल्म। 2017 हत्यारे की पंथ मूल आवाज प्रतिभा वीडियो गेम फोला अकिंगबोला के रूप में। 2018 से 2020 भोम्पू मैडी बिशप मुख्य कलाकार। 2018 बनाम मकायला फीचर फिल्म। 2019 काला दर्पण मैरिएला एपिसोड स्ट्राइकिंग वाइपर्स। 2022 10% जो स्पेंसर मुख्य कलाकार। 2023 रात्रि एजेंट चेल्सी एरिंगटन मुख्य कलाकार।
2025 वापस एक्शन में पुलिस एजेंट वेंडी। संदर्भ। फीनिक्स राय ईरानी मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है। एक राय, जो ईरान के शिराज में पैदा हुए थे, एक बच्चे के रूप में ऑस्ट्रेलिया चले गए। 2019 में वह कास्टिंग गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया राइजिंग स्टार अवार्ड के प्राप्तकर्ता थे। 3. वह पर्थ के 2 सीजन के टीवी सोप द हाइट्स 2018 से 2019 के मुख्य कलाकार थे। 2021 में उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज क्लिकबैट में अभिनय किया। 4, 5 और नेटफ्लिक्स सीरीज द नाइट एजेंट में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रारंभिक जीवन। राय का जन्म शिराज में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए और पर्थ में बस गए। उन्होंने कम उम्र में ही अभिनय में रुचि दिखाई, लेकिन उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का दबाव महसूस हुआ और उन्होंने कानून का अध्ययन किया। 2. अभिनय और फिल्म कैरियर। राय पहली बार 2014 में एक लघु फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने मंच का नाम नीमा राय चुना और इसका इस्तेमाल 7 स्टोरीज डाउन के लिए किया, जो 2017 की एक फिल्म थी जिसे उन्होंने लिखा और निर्देशित किया था। एक राय का टीवी डेब्यू ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल शो मस्टैंग्स एफसी में हुआ था। उन्होंने 2017 की फिल्म ऑस्ट्रेलिया डे में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और एक मिनी सीरीज मर्डर लिखी और निर्देशित की। इसके बाद वह मेलबर्न चले गए। 2018 में राय ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक थ्रिलर रोम्पर स्टॉम्पर में दिखाई दिए। 2019 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्राइम ड्रामा सीरीज वेंटवर्थ में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्हें कास्टिंग गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2. राय ने जो कजान, बेट्टी गैब्रियल और एड्रियन ग्रेनियर के साथ 2021 नेटफ्लिक्स सीरीज क्लिकबैट में भी सहअभिनय किया। 7. 2-8 क्लिकबैट में राय ने रोशन अमीरी की भूमिका निभाई है, जो एक लापता व्यक्ति जासूस है जो एक अत्यधिक प्रचारित हत्या की जांच कर रहा है। 7. वह 2022 में रिलीज होने वाली एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्लैक साइट में दिखाई देने वाले हैं और वह एक स्वलिखित, निर्देशित और निर्मित फिल्म श्नुक पर काम कर रहे हैं। 2023 में उन्होंने एप्पल टीवी प्लस थ्रिलर सीरीज तेहरान के सीजन 3 में भाग लिया। 2024 में राय को द 12 की सीरीज 3 के कलाकारों में नामित किया गया था। 9. फिल्मोग्राफी। टेलीविजन पर उपस्थिति। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2025-12 टीवी श्रृंखला। सेब का सिरका टीवी श्रृंखला। 2023 मुझे प्यार करो जोहान 2 एपिसोड। 2023 रात्रि एजेंट घाटी 10 एपिसोड। 2021 क्लिकबेट रोशन 8 एपिसोड। 2019 से 2020 हाइट्स राख 60 एपिसोड। 2020 राज्यविहीन जावत 5 एपिसोड। 2018 से 19 वेंटवर्थ लुकास 2 एपिसोड। 2018 रोम्पर स्टॉम्पर अमीर 3 एपिसोड। 2017 मस्टैंग्स एफसी लैची 2 एपिसोड। फिल्म शॉर्ट्स में उपस्थिति। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2023 मुर्गा सज्जन 10। 2022 ब्लैक साइट राख। 2019 नीचे आजाद। 2017 रोमियो मर्कुशियो। 7 मंजिल नीचे बाका। ऑस्ट्रेलिया दिवस याघौब। 2015 अनिश्चितकालीन अदार। बिजनेस बॉयज ककरी वाला लड़का छोटा। 2014 हल्की नीली आंखें डिनर संरक्षक 4। गन का बेटा पार्टी अतिथि। स्टाफ क्रेडिट। वर्ष शीर्षक भूमिका संदर्भ। टीबीए सरा हुआ निदेशक 11। श्नुक निर्देशक बटा लेखक। 2017 7 मंजिल नीचे निर्देशक बटा लेखक। 2017 से 18 हत्या निर्देशक बटा लेखक। ईव हार्लो, जन्म 20 जून 1989, कनाडा और अमेरिकी मीडिया में एक सोवियत मूल की अभिनेत्री है। व्यक्तिगत जीवन। ईव हार्लो यहूदी वंश की है और उनका जन्म सोवियत मॉस्को में हुआ था। 20 जून 1989 को। 2.
जब वह और उनका परिवार पहली बार इजराइल में बस गए। 3. तब वे कनाडा चले गए जब हार्लो 7 साल की थीं। 100 के प्रशंसकों द्वारा कथित खलनायक चरित्र के उनके प्रदर्शन के लिए बस सबसे घटिया बातें कहने के बाद हार्लो को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था। 4. आजीविका। फिल्म और टेलीविजन अभिनेता, हार्लो ने कनाडाई और अमेरिकी प्रस्तुतियों में अभिनय किया है। फिल्म क्रेडिट। वर्ष शीर्षक भूमिका उद्धरण 2007 मेरा नाम सारा है, लोला 5। 2008 आश्रय जीवन केंद्र 5। 2009 खुलकर जीना जेनी स्किनर 5। 2012 लंबा आदमी क्रिस्टीन 5। 2012 तुम कब सोते हो जेसी 6। 2015 अंधेरे के बाद खोया मर्लिन 5। 2016 हम अभी भी साथ है क्लेयर 5। 2019 कल का आदमी टीना 5। 2021 सतर्कता बिंदु मोनिका केन 5। टेलीविजन क्रेडिट। हार्लो टीवी सीरीज द हॉन्टिंग ओवर द सीरीज 1 द किलिंग और टाइटन्स में दिखाई दिए। 3 साल शीर्षक भूमिका एपिसोड नोट उद्धरण 2009 गार्ड कल रात और बूम 7। 2011 फ्लैश पॉइंट अच्छा सिपाही 8। 2014 खोई हुई लड़की मूल 9। 2014 से 2015 2019 100 मायावीय सीजन 2 और सीजन 6 के एपिसोड 10। 2015 अवास्तविक बेथानी पुनरावर्तन 11। 2015 2016 हीरोज रीबॉर्न टेलर क्राविड आवर्ती भूमिका 12। 13। 14। 2016 12 बंदर वेनेसा लकरबग्घा 15। 2016 रे डोनोवन द टेक्सन 16। 2017 से 2018 ढाल की एजेंट टेस्ट सीजन 5 एपिसोड 17। 2018 सील टीम जेमी अपनी आखिरी बात फिर से कहो 18। 2019 NCIS लॉस एंजल्स केटी मिलर जो उसे लेकर चला गया 19। 2020 रूकी बियांका विंडले नियंत्रण 20। 2020 अगला जीना सभी 10 एपिसोड 21। 2023 रात्रि एजेंट एलेन 22। 2024 स्टार ट्रेक डिस्कवरी रंडी सीजन 5 एपिसोड 23। 2024 नींद की सीमा शुरुआती पात्र 24। 25। 2025 वाटसन इंग्रिड डेरियन अग्रणी अभिनेता। सारा डेसचार्डिन्स जन्म 15 जुलाई 1994 एक कनाडाई अभिनेत्री है। उन्होंने हब मिनी सीरीज क्लू 2011, यूट्यूब प्रीमियम सीरीज इम्पल्स 2018 से 2019 और नेटफ्लिक्स थ्रिलर द नाइट एजेंट 2023 में अभिनय किया। उन्होंने सिफी हॉरर सीरीज वैन हेल्सिंग 2016 के पहले सीजन में, नेटफ्लिक्स जासूसी सीरीज प्रोजेक्ट MC2 2016 से 2017 के अंतिम 4 भागों में, द CW सीरीज रिवरडेल 2019 से 2020 के चौथे सीजन में और शोटाइम सीरीज येलो जैकेट 2021 में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाई थी। प्रारंभिक जीवन। डेसचार्डिन्स का जन्म और पालनपोषण वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ और उनका एक छोटा भाई है। 2-3 डेसचार्डिन्स को बचपन से ही पता था कि वह अभिनय करना चाहती है और 6 साल की उम्र में अभिनय में रुचि दिखाने पर उनके माता-पिता ने उनके लिए एक एजेंट की व्यवस्था की। हालांकि यह महसूस करते हुए कि इसमें खर्च, यात्रा और लाइन याद करने सहित काम शामिल होगा, उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया और उसे प्रोत्साहित किया कि अगर वह बड़ी होने पर भी इसमें रुचि रखती है तो वह इसे आगे बढ़ाए। हाई स्कूल में डेसचार्डिन्स ने फिर से अभिनय करने का फैसला किया और हेडशॉट्स और एक एजेंट प्राप्त किया। 4 आजीविका। डेसचार्डिन की पहली भूमिका 2011 में मैजिक बियॉन्ड वर्ड्स में थी, जो जेके राउलिंग के जीवन के बारे में एक टीवी के लिए बनी फिल्म थी, जिसमें डेसचार्डिन ने राउलिंग की बहन डायने के छोटे संस्करण को चित्रित किया था। 4 साथ ही डेसचार्डिन ने सुपरनैचुरल
और इमेजिनरी मैरी जैसे कई शो में अतिथि भूमिका निभाई है। 2. डेसजार्डिन ने कई टीवी के लिए बनी फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिसमें 2016 की टीवी फिल्म अनलीशिंग मिस्टर डार्सी भी शामिल है, जिसमें उन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस के आधुनिक रीमेक में जारा डार्सी का किरदार निभाया था। 2017 में उन्होंने ड्रिंक, स्ले, लव में अभिनय किया, जो किशोर पिशाचों के बारे में एक लाइफटाइम फिल्म थी। 2016 में उन्होंने वैन हेल्सिंग में एक आवर्ती भूमिका निभाई, जो एक महिला के बारे में एक पोस्टेपोकैलिप्टिक शो है जो पिशाचों को मानव में बदल सकती है। डेसजार्डिन खुद को कैथरीन का किरदार निभाते हुए पाती है, एक ऐसा किरदार जो शरणार्थियों के एक समूह के साथ आती है और एक छोटी लड़की कैली को अपने संरक्षण में ले जाती है। 5. उसी वर्ष उन्होंने नेटफ्लिक्स श्रृंखला प्रोजेक्ट AMC 2 में एक आवर्ती भूमिका शुरू की। श्रृंखला में वह मैडी मैकेलिस्टर का किरदार निभाती है, जो मुख्य किरदार मैकेला की बड़ी बहन है, जिसे अपने दोस्तों के साथ एक जासूसी संगठन में शामिल होने और दिन बचाने के लिए स्टेम का उपयोग करने के लिए भर्ती किया जाता है। उसका चरित्र एक शीर्ष जासूस एजेंट है और उसे यह पता लगाना होगा कि उसकी बहन अंधेरे पक्ष में चली गई है या नहीं। 6. वह अपने चरित्र का वर्णन 2 पक्षों के रूप में करती है। दिसंबर 2016 में यह घोषणा की गई थी कि डेसजार्डिन्स इम्पल्स में अभिनय करेंगे, जो यूट्यूब प्रीमियम पर एक शो है, जो हेनरी नाम की एक 16 वर्षीय लड़की के बारे में है जो टेलीपोर्ट कर सकती है। 7. यह श्रृंखला 2008 की विज्ञानकथा फिल्म जंपर 8 के समान ब्रह्मांड में स्थापित है और स्टीवन गोल्ड द्वारा इसी नाम की 2013 की पुस्तक पर आधारित है। 9. शुरुआत में हेनरी कोल्स की मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दे रही थीं। 10. डेसजार्डिन्स ने उनकी जल्द ही होने वाली सौतेली बहन जेना की भूमिका निभाई, जिसके साथ वह एक सहपाठी द्वारा यौन उत्पीड़न का पता लगाने के बाद करीब हो जाती है। डेसजार्डिन्स अपने चरित्र को बहुमुखी बताते हैं। 11. पहले सीजन का प्रीमियर 6 जून 2018 को हुआ था, जबकि दूसरे का प्रीमियर 16 अक्टूबर 2019 को हुआ था, हालांकि मार्च 2020 में सीरीज रद्द कर दी गई थी। 12. 2019 में डेसजार्डिन्स ने CW ड्रामा सीरीज रिवरडेल के चौथे सीजन में डोना स्वीट के रूप में एक आवर्ती भूमिका शुरू की, एक सहपाठी जिसे जुगेट जोन्स अपने नए स्कूल स्टोनवेल प्रेप में मिलता है और बाद में प्रतिपक्षी में से एक बन जाता है। 13. 14. 2021 में डेसजार्डिन्स ने शोटाइम सीरीज येलो जैकेट पर शॉना की कृतघ्न बेटी के रूप में एक आवर्ती भूमिका शुरू की, एक महिला जो हाई स्कूल में होने पर एक विमान दुर्घटना में बच गई थी। 15. जुलाई 2023 में यह घोषणा की गई कि डेसजार्डिन्स जेरेड लेटो और कैमरन मोनागन के साथ ट्रॉन एरेस के कलाकारों में शामिल होंगे। 16. फिल्मोग्राफी, टेलीविजन और फिल्म भूमिकाएं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2011 शब्दों से परे जादू डायने रोलिंग 13 से 15 टेलीविजन फिल्म 2011 संकेत व्हिटनी लघु श्रृंखला 2012 पाइन झील पर चुंबन 15 वर्षीय जो टेलीविजन फिल्म 2013 रोमियो किलर क्रिस पोर्को की कहानी मेलानी सुलिवान टेलीविजन फिल्म 2013 अलौकिक युवा रॉबिन एपिसोड बैड बॉयज 2015 ग्रिजली भूल भुलैया में सिडनी पतली परत 2015 सत्य और झूठ कंटिया टेलीविजन फिल्म 2015 वेवार्ड पाइन्स कैरी एपिसोड सत्य 2016 आर्ची इसाबेल पतली परत 2016 मिस्टर डार्सी को मुक्त करना जारा डार्सी टेलीविजन फिल्म 2016 मैंने अपनी बहन को नहीं मारा ब्रुक टेलीविजन फिल्म 2016 वैन हेल्सिंग कैथरीन आवर्ती भूमिका सीजन 1 5 एपिसोड 2016 से 2017 प्रोजेक्ट मैक 2 मैडी मैकेलिस्टर आवर्ती भूमिका भाग 3 से 4 6 2017 ठंडा क्षेत्र क्लेयर पतली परत 2017 काल्पनिक मैरी मेलिसा एपिसोड एलिस द मोल 2017 पीना मारना प्यार करना तारा टेलीविजन फिल्म
2017 घर की महिला धुंधला टेलीविजन फिल्म। 2018 से 2019 आवेग जेना होप मुख्य भूमिका। 2019 से 2021 रिवरडेले डोना स्वीट आवर्ती भूमिका सीजन 4, अतिथि भूमिका सीजन 5। 2020 सबरीना के खौफनाक रोमांच केटी एपिसोड अध्याय 34 लौट आया। 2021 मलबा निकोल हेगमैन एपिसोड सौर पवन। 2021 वर्तमान पीली जैकेट कैली सादे की आवर्ती भूमिका। 2022 स्वर्ग के झंडे तले युवा एम्मा स्मिथ लघु श्रृंखला। 2023 रात्रि एजेंट मैडी रेडफील्ड मुख्य भूमिका। डेविड ब्रायन वुडसाइड, जन्म 25 जुलाई 1969, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें द टेम्पटेशन में बास गायक मेल्विन फ्रैंकलिन, बफी द वैम्पायर स्लेयर में रॉबिन वुड, सिंगल लेडीज में मैल्कम फ्रैंक्स और सूट्स में जेफ मेलोन, पेरेंटहुड में डॉ जोसेफ प्रेस्ट्रिज, लूसीफर में देवदूत एमेनेडियल और थ्रिलर सीरीज 24 में वेन पामर के रूप में उनकी टेलीविजन भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 1-2 प्रारंभिक जीवन। डेविड ब्रायन वुडसाइड का जन्म 25 जुलाई 1969 को जमैका, क्वींस, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने अल्बानी में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से BA और येल स्कूल ऑफ ड्रामा से MF.A किया है। आजीविका। वुडसाइड ने 1996 में मर्डर 1 के दूसरे सीजन में एरॉन मोस्ले का किरदार निभाकर शुरुआत की थी। श्रृंखला रद्द होने के बाद उन्होंने द प्रैक्टिस, स्नूप्स, द डिवीजन और वंस एंड अगेन में मेहमान भूमिका निभाई। वुडसाइड ने JAG के अंतिम सीजन में FBI एजेंट रॉड बेंटन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी। 2002 से 2003 तक उन्होंने बफी द वैम्पायर स्लेयर के अंतिम सीजन के 14 एपिसोड में सनीडेल हाई स्कूल के प्रिंसिपल रॉबिन वुड के रूप में अभिनय किया था। वुडसाइड ने इसके बाद फॉक्स श्रृंखला 24 में चीफ ऑफ स्टाफ, व्यावहारिक वेन पामर की भूमिका निभाई। तीसरे सीजन में पेश किए जाने के बाद वह श्रृंखला के 5वें सीजन के एपिसोड 1 से 2 और 14 से 18 में मेहमान कलाकार के रूप में भूमिका निभाने के लिए लौटे। वुडसाइड ने 2004 के CSI एपिसोड हार्वेस्ट में मार्लन वेलॉर्ड के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी। 2007 में वे ग्रेज एनाटॉमी के चौथे सीजन के एपिसोड फॉरएवर यंग में अतिथि कलाकार थे, जिसमें उन्होंने मार्कस का किरदार निभाया था। वुडसाइड ने USA नेटवर्क सीरीज मोंक के सीरीज फिनाले में एक डॉक्टर के रूप में भी अतिथि भूमिका निभाई थी। 2009 में उन्होंने US ड्रामा लाई टू मी के पहले सीजन में अभिनय किया था। उसके बाद उन्होंने CW सीरीज हेलकैट्स में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। 2011 से 2014 तक वुडसाइड ने VH1 सीरीज सिंगल लेडीज में मैल्कम फ्रैंक्स के रूप में अभिनय किया। 2023 में वुडसाइड ने एरिक मोंक्स के रूप में अभिनय किया, जो एक अनुभवी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट है, जिसे नेटफ्लिक्स सीरीज द नाइट एजेंट में उपराष्ट्रपति की बेटी को सौंपा गया है। 1 व्यक्तिगत जीवन। वुडसाइड 2008 से 2010 तक अभिनेत्री गोल्डन ब्रूक्स के साथ रिश्ते में थे। उनकी एक बेटी है, जिसका जन्म 2009 में हुआ था। 3 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1998 कमी फॉरेस्ट। 2000 रोमियो को मरना ही होगा कोलिन ओडे। 2 हड्डियों से ज्यादा कुत्ते ट्रूमैन। 2003 आसान मार्टिन मार्स। कुछ अधिक ग्रेग छोटा। 2007 पहला मूनी छोटा। 2009 मिसिसिपी डैम्ड टायरोन टेंसली। 2011 विरासत हेनरी। 2014 की अजीब पल वेरा के वकील। 2015 पॉल ब्लाट मॉल कॉप 2 रॉबिन्सन। 3B में आदमी डेट थॉमस। 2017 लेगो बैटमैन मूवी हत्यारा कीट आवाज बिना श्रेय के। 2019 मुस्कान पापा छोटा। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1996 से 1997 हत्या एक आरोन मोस्ली मुख्य कलाकार सीजन 2। 1997 अभ्यास आरोन विल्टन एपिसोड द मीन्स। हत्या 1
एक सीरियल किलर की डायरी आरोन मोस्ली लघु श्रृंखला 1998 शिकार निशान एपिसोड उद्धार भाग 1 लालच मेलविन ब्लू फ्रैंकलिन लघु श्रृंखला 1999 स्नूप्स एवरी एपिसोड हायर कॉलिंग आखिर एंथोनी टीवी फिल्म 2001 प्रखंड डैनियल रीडे आवर्ती कलाकार सीजन 1 एनरिक रिकार्डो मर्सियानो जन्म 9 जुलाई 1973 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें 2002 से 2009 तक सीबीएस मिस्ट्री ड्रामा सीरीज विदाउट ए ट्रेस में एफबीआई एजेंट डैनी टेलर की भूमिका के लिए जाना जाता है। 1 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा मियामी, फ्लोरिडा में जन्मे और पले बड़े। 2 सत्यापन विफल मर्सियानो ने क्रिस्टोफर कोलंबस हाई स्कूल उद्धरण की आवश्यकता और फिर न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में तुलाने विश्वविद्यालय में भाग लिया। 3 उन्होंने मूल रूप से बोस्टन में न्यू इंग्लैंड स्कूल ऑफ लॉ में कुछ समय के लिए अध्ययन किया, लेकिन अंततः एक अभिनय करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और छोड़ दिया। वह लॉस एंजल्स चले गए और अपने करियर की शुरुआत की। 1997 की एक्शन फिल्म स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जिसमें सैंड्रा बुलॉक ने अभिनय किया। आजीविका 2000 में मर्सियानो क्राइम ड्रामा ट्रैफिक में दिखाई दिए। 2001 में उन्होंने शॉर्ट-लिव्ड एमटीवी सोप ओपेरा स्पाइडर गेम्स में फ्रांसिस्को टोरेस के रूप में अभिनय किया। उसी वर्ष वे युद्ध थ्रिलर ब्लैक हॉक डाउन में दिखाई दिए। यही उनकी मुलाकात जेरी ब्रुकहाइमर से हुई, जिसके कारण उन्हें सीबीएस मिस्ट्री ड्रामा विदाउट ए ट्रेस में डैनी टेलर के रूप में एक प्रमुख भूमिका की पेशकश की गई। यह सीरीज न्यूयॉर्क शहर में एफबीआई की एक गुमशुदा व्यक्ति इकाई के इर्दगिर्द केंद्रित थी। यह शो 26 सितंबर 2002 से 19 मई 2009 तक 7 सीजन तक चला। इस भूमिका ने उन्हें 2008 और 2009 में अल्मा अवार्ड से 2 नामांकन दिलाए। 4-5 उनकी अतिरिक्त फिल्म क्रेडिट में कॉमेडी मिस कॉन्जेनिलिटी 2 आर्म्ड एंड फेब्युलस सैंड्रा बुलॉक के साथ उनकी दूसरी फिल्म, ड्रामा हाउ टू गो आउट ऑन अ डेट इन क्वींस, ड्रामा द लॉस्ट सिटी और पेरुवियन स्पेनिश ड्रामा मेनकोरा शामिल है। वे will.i.am के म्यूजिक वीडियो यस वी कैन और डेमी मूर द्वारा निर्देशित वीडियो प्रेसिडेंशियल प्लेज में भी नजर आए। अक्टूबर 2009 में मर्सियानो सीबीएस पुलिस प्रक्रियात्मक नाटक सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के सीजन 10 एपिसोड 4 में कूप डी ग्रेस, फ्रेंच में दया का प्रहार शीर्षक से एलवीपीडी वाइस डिवीजन के डिटेक्टिव कार्लोस मोरेनो के रूप में दिखाई दिए। अप्रैल 2011 में मर्सियानो ने सीबीएस पुलिस प्रक्रियात्मक नाटक एनसीआईएस में सीआईए एजेंट रे सीआईरे क्रूज के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई, जो सीजन 8 एपिसोड 20 में टू-फेस्ट और 8वें सीजन के समापन पिरामिड में दिखाई दिया। जनवरी 2012 में उन्होंने सीजन 9 एपिसोड 13 में ए डेस्परेट मैन शीर्षक से शो में अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की। अप्रैल 2012 में मर्सियानो सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में वापस लौटे और डिटेक्टिव कार्लोस मोरेनो की अपनी भूमिका दोहराई। सीजन 12 एपिसोड 20 में ऑल्टर्ड स्टेक्स, 12वें सीजन के फिनाले में होमकमिंग, 13वें सीजन के प्रीमियर में कर्मा टू बर्न और सीजन 13 एपिसोड 3 में वाइल्ड फ्लावर्स शीर्षक से दिखाई दिए। अक्टूबर 2012 में मर्सियानो ने अल्पकालिक एबीसी अलौकिक बटा हॉरर ड्रामा 666 पार्क एवेन्यू में डॉ स्कॉट इवांस के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई, जो ए क्राउड ऑफ डेमन्स नामक 5वें एपिसोड में, डायबोलिक नामक 6ठे एपिसोड में और डाउनवर्ड स्पाइरल नामक 7वें एपिसोड में दिखाई दिया। मर्सियानो ने 3D साइंस फिक्शन फिल्म डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स में केम्प के रूप में सहअभिनय किया, जो 2014 में राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स की अगली कड़ी थी। 2014 से 2016 तक उन्होंने स्टारज सीरीज पावर में फेलिप लोबोस की भूमिका निभाई। 2015 में मुर्सियानो ने नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला ब्लरलाइन में डिटेक्टिव मार्को डियाज के रूप में एक नियमित श्रृंखला की भूमिका शुरू की। 2017 में मुर्सियानो ने नेटफ्लिक्स की मूल फिल्म ब्राइट में
पॉइजन नामक एक गिरोह के नेता की सहायक भूमिका निभाई थी। व्यक्तिगत जीवन। मुर्सियानो क्यूबा मूल के है और धाराप्रवाह स्पेनिश बोलते हैं, जैसा कि विदाउट ए ट्रेस के सीजन 4, एपिसोड 6 में दिखाया गया है, जिसका शीर्षक है व्यूरा नेग्रा, स्पेनिश में ब्लैक विडो। 2006 में पीपल पत्रिका ने उन्हें जीवित सबसे सेक्सी पुरुषों की अपनी वार्षिक सूची में 7वें स्थान पर रखा। 7. वह जिमी बफेट के करीबी दोस्त थे। मुर्सियानो ने बफेट के 2020 एल्बम लाइफ ऑन द फ्लिप साइड में 15 क्यूबन मिनट्स गीत लिखा और उसमें स्वर दिया। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1997 स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल एलेजेंड्रो एनरिक मर्सियानो जूनियर के रूप में श्रेय दिया गया। 2000 ट्रैफिक डीईए एजेंट। 2001 ब्लैक हॉक डाउन रूज। 2002 केस 42 लाजलो। 2003 कैफे और तंबाकू टिको। 2005 मिस कोंजेनिलिटी 2 आर्म्ड एंड फेब्युलस जेफ फोरमैन। 2005 खोया शहर रिकार्डो फेलोवे। 2008 मनकोरा इनिगो कार्यकारी निर्माता भी। 2009 क्वींस में डेट पर कैसे जाएं जूनियर। 2013 पानी बिजली पानी। 2014 कपियों के ग्रह का उदय कैंप। 2016 संपार्श्विक सौंदर्य स्टेन अमान्य। 2017 कठिन रात जासूस रुइज। 2017 चमकदार जहर। 2016 में चाऊ ने 2006 में फिल्म और टीवी में अभिनय करना शुरू किया। 2010 की शुरुआत में उन्होंने सीबीएस टीवी श्रृंखला NCIS और हाउ आई मेट योर मदर में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 18 उनकी पहली प्रमुख भूमिकाओं में से एक HBO श्रृंखला ट्रेम 2010 से 2013 में थी, जिसे न्यू ऑरलियंस में सेट किया गया था। 19 उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका 2014 की फिल्म इनहेरेंट वाइस में थी। 20 अपनी भूमिका के 2 साल बाद वह किसी अन्य फिल्म भूमिका के लिए ऑडिशन नहीं दे पाई थी। 2015 में उन्होंने ऑफ ब्रॉडवे नाटक जॉन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 21 उन्होंने अपने अभिनय को मजबूत करने के लिए अनुभव को श्रेय दिया। 2 उन्होंने 2017 में HBO सीरीज बिग लिटिल लाइज के पहले सीजन में सहायक भूमिका भी निभाई थी। 22 चाऊ अलेक्जेंडर पायने की कॉमेडी ड्रामा डाउनसाइजिंग 2017 में वियतनामी राजनीतिक कार्यकर्ता नोक लान ट्रान की सहायक भूमिका में दिखाई दी। 20 उनके प्रदर्शन को कई समीक्षकों द्वारा स्टैंड आउट के रूप में वर्णित किया गया था। 23 रोलिंग स्टोन के लिए लिखते हुए पीटर ट्रेवर्स ने उनके प्रदर्शन को एक अभिनय विजय से कम कुछ नहीं के रूप में वर्णित किया और फिल्म के स्टार मैट डेमन के साथ उनके मार्मिक दृश्यों पर विशेष ध्यान दिया। 25 उन्हें कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी शामिल है। 26 कुछ टिप्पणीकारों ने उनके चरित्र की रूढ़िवादी के रूप में आलोचना की क्योंकि चाऊ टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करती थीं, लेकिन चाऊ ने उन्हें बहुत बहुमुखी और जटिल और अच्छी तरह से लिखा हुआ के रूप में बचाव किया। 20 2018 से 2020 प्रमुख भूमिकाएं। डाउनसाइजिंग के बाद 2018 में हांग चाऊ एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा आमंत्रित 928 नए सदस्यों में से एक थे। 27 वह कई टीवी सीरीज में अतिथि भूमिकाओं में दिखाई दी, जिनमें बोजैक हॉर्समैन और फॉरएवर शामिल है। 28 अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज होमकमिंग के पहले सीजन में उन्होंने एक कॉर्पोरेट सचिव के रूप में सहायक भूमिका निभाई थी। 29 द रिंगर की एलिसन हरमन ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता ने टीवी सीरीज में अधिक आवर्ती भूमिकाएं जमा करने की कोशिश की होगी। हरमन ने कहा, पीक टीवी युग में चाऊ ने कुछ ज्यादा ही समझदारी भरा विकल्प चुना। कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टीवी शो में कुछ चुनिंदा अतिथि भाग लेना। चाऊ को इन शो की प्रतिष्ठा का लाभ मिलता है, शो को उनकी प्रतिभा का लाभ मिलता है। 28
चौ ने ड्राइवेज और अमेरिकन वुमन फिल्मों में अपनी पहली प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। दोनों को 2019 में फिल्म समारोहों में रिलीज किया गया। 31 ड्राइवेज के लिए चौ निर्देशक एंड्रयू आहन की पिछली फिल्म स्पा नाइट से परिचित थीं। जब उन्होंने भूमिका के लिए एक प्रस्ताव के साथ उनसे संपर्क किया तो उन्होंने उनका नाम पहचान लिया और प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। 32 इसके अलावा 2019 में चौ एचबीओ की सीमित श्रृंखला वॉचमैन में ट्रिलियनेयर लेडी ट्रू के रूप में दिखाई दी। 33 जिनके प्रदर्शन को हॉलीवुड रिपोर्टर के टीवी समीक्षक टिम गुडमैन ने श्रृंखला के असाधारण यादगार प्रदर्शनों में से एक कहा। 30 ड्राइवेज की 2020 वीडियो ऑन डिमांड रिलीज के बाद रोलिंग स्टोन की मारिया फोंटोरा ने लिखा कि 2 मई 2020 में चाउ को होमकमिंग के दूसरे सीजन में एक बड़ी भूमिका मिली, जिसमें वह सचिव से लेकर श्रृंखला के फीचर्ड कॉरपोरेशन में प्रभारी व्यक्ति तक की भूमिका निभाती है। एंटरटेनमेंट टुनाइट की स्टेसी लैम्बे ने कहा कि चाउ पिछले कुछ वर्षों में कुछ हद तक दृश्य चुराने वाली बन गई है। लैम्बे ने कहा, उनकी अधिकांश परियोजनाओं के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि उनमें रंग के अभिनेताओं की एक विविध कास्ट है जो अप्रत्याशित तरीकों से चमकते हैं। ट्रेम, वॉचमैन और होमकमिंग पर प्रकाश डालते हुए। 34 जबकि चाउ ने 2020 की फिल्म आर्टेमिस फाउल में ओपल कोबॉय के रूप में एक छोटा सा हिस्सा फिल्माया था, अंततः उनकी उपस्थिति को काट दिया गया था। 35 उनके चरित्र की आवाज का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन चाउ को आधिकारिक तौर पर श्रेय नहीं दिया गया था। उसका हटाया गया दृश्य डिज्नी प्लस पर उपलब्ध हो गया। 36 2021 वर्तमान द व्हेल के लिए ऑस्कर नामांकन। होंग चाउ, जन्म 25 जून 1979, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें डाउनसाइजिंग 2017 में नगोक लैंट्रान और द व्हेल 2022 में नर्स लिज की भूमिका के लिए कई पुरस्कार नामांकन मिले हैं, जिसमें बाद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन भी शामिल है। चाउ का जन्म वियतनामी माता-पिता के घर हुआ था, जो 1970 के दशक के अंत में वियतनाम से भागने के बाद थाईलैंड के एक शरणार्थी शिविर में रहते थे। न्यू ऑरलियंस में एक वियतनामी कैथोलिक चर्च ने चाउ और उनके परिवार को संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए प्रायोजित किया। वह न्यू ऑरलियंस में पली-बड़ी और एक्टिंग करियर बनाने से पहले बोस्टन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन में फिल्म अध्ययन में प्रमुखता हासिल की। वह टीवी सीरीज ट्रेम 2010 से 2013 और फिल्म इनहेरेंट वाइस 2014 में दिखाई दी। उन्होंने एचबीओ लिमिटेड सीरीज वॉचमैन 2019 और प्राइम वीडियो सीरीज होमकमिंग 2018 से 2020 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। चाउ ने 2019 की फिल्म ड्राइवेज और अमेरिकन वुमन में भी प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन। हांग चाउ के जन्म से पहले उसके माता-पिता और उसके 2 भाई वियतनाम में रहते थे। 1979 में परिवार वियतनामी नाव के लोगों में से था जो अपने देश से भाग गए थे, और चाउ की मां उसके साथ 6 महीने की गर्भवती थी। उनके भागने के दौरान चाउ के पिता को गोली मार दी गई और लगभग खून बहने से उनकी मौत हो गई। 2 चाउ का जन्म उसी वर्ष 25 जून को थाईलैंड के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। 4 संयुक्त राज्य अमेरिका में लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस में एक वियतनामी कैथोलिक चर्च ने एक स्थानीय वियतनामी परिवार को उसके परिवार को प्रायोजित करने की व्यवस्था की। चाउ वियतनामी को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हुए बड़ी हुई और बाद में उन्होंने स्कूल में अंग्रेजी सीखी। 5 उनका परिवार सरकारी आवास में रहता था और सब्सिडी वाले दोपहर के भोजन के कार्यक्रमों का इस्तेमाल करता था। 2 चाउ का पालन-पोषण न्यू ऑरलियंस ईस्ट में हुआ और उन्होंने एलेनोर मैकमैन सेकेंडरी स्कूल, बेंजामिन फ्रैंकलिन हाई स्कूल और फिर लुइसियाना स्कूल फॉर मैथ, साइंस और आर्ट्स में पढ़ाई की। पहले 2 न्यू ऑरलियंस में है और बाद वाला, जहां से चाउ ने स्नातक किया, लुइसियाना के नेचेटोचेस में है। 6 उसके माता-पिता डिशवॉशर के रूप में काम करते थे, फिर एक सुविधा स्टोर चलाते थे। 7 यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते थे
कि बच्चे कॉलेज जा सके। 8 चाऊ ने कहा कि उनके माता पिता, जो भारी वियतनामी लहजे के साथ अंग्रेजी बोलते हैं, एशियाई प्रवासियों के रूप में तिरस्कृत थे। उसने कहा, मेरे पूरे जीवन में मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं अपने माता पिता की तुलना में अधिक स्वीकार्य थी। पेल अनुदान प्राप्त करते हुए 9 चाऊ ने बोस्टन, मैसाचुसेट्स में बोस्टन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 6 जहां उन्होंने शुरुआत में रचनात्मक लेखन का अध्ययन किया। जब उनके माता पिता ने उनसे कुछ अधिक व्यावहारिक अध्ययन करने का अनुरोध किया, तो उन्होंने अपना प्रमुख विषय बदलकर फिल्म अध्ययन कर लिया। उन्होंने अपने अंतर्मुखीपन को चुनौती देने के लिए अभिनय की खोज की। 10 उन्होंने अन्य छात्रों की लघु फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 11 उन्होंने 2001 में बोस्टन विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन से फिल्म अध्ययन प्रमुख के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12 कॉलेज के बाद चाऊ को पीबीएस में नौकरी मिल गई और उन्होंने वृत्तचित्रों में करियर की आशा की। 10 चाऊ ने अंतर्मुखी होने पर काबू पाने के लिए सार्वजनिक बोलने की कक्षाएं लेनी शुरू कर दी, जिसके कारण उन्हें सुधार कक्षाएं मिली। जब चाऊ की मुलाकात एक सिटकॉम टीवी निर्देशक से हुई, तो उन्होंने उन्हें लॉस एंजिल्स जाने और उनसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया। चाऊ ने एलए जाने का फैसला किया और वहां अभिनय के अवसर तलाशने शुरू कर दिए। 13 मई 2020 तक उसके पास एक कुत्ता है, एक रोटवीलर ऑस्ट्रेलियाई शेफर्ड मिश्रण। 14 उसी वर्ष नवंबर में चाऊ ने एक बेटी को जन्म दिया। 15 वह और उनके पति, जो न्यू हैम्पशायर में पलेब्रे, बोस्टन में मिले। 16 आजीविका 2006 से 2017 डाउनसाइजिंग के साथ प्रारंभिक कार्य और सफलता। दोस्तों ये सीरीज हमें 30 मार्च 2023 को देखने को मिली थी और सेक्शन 1 जब हमें देखने को मिला तो उसके बाद कंटिन्यू हमें देखने को मिल चुके हैं कई एपिसोड। सेक्शन 1 में तकरीबन 10 एपिसोड थे। बाकी अब जो नया सेक्शन आएगा उसके अंदर और कई एपिसोड देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इसमें पर एपिसोड लेंथ की बात की जाए तो 45 से लगभग 55 मिनट के बीच में इनकी लेंथ थी। बाकी 2 सेक्शन एक साथ हमें देखने को मिलेंगे और एक सेक्शन अभी रिलीज़ किया जाएगा जिसका टीजर ट्रेलर आउट हो चुका है फाइनली, और वो 27 तारीख को, जी हाँ दोस्तों, रिलीज़ होने वाला है इस महीने की 27 तारीख को आप उसे देख पाओगे। बाकी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।